चलो गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट आर्टिकल हमने देखा था कुछ एंथैल्पीज के लिए, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंथैल्पीज के हमने डेफिनेशन वहां पे बताई थी, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो थर्मोकेमिस्ट्री का एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, और उस फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में जनरली हम स्टडी करते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो उस प्रकार के ब्रांच को हमने कहा था थर्मोकेमिस्ट्री। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ physical chemistry and which are deals with the study of enthalpy changes during the chemical reaction called as the thermochemistry। और थर्मोकेमिस्ट्री के रिलेटेड में हमने दो टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो वहां पे एक्सप्लेन की थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है, उस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हमने कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। आगे का जो आर्टिकल है, हमें कुछ एंथैल्पीज के बारे में बताना है, कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी रहेगी, और रिएक्शन का आर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा है। सो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर एच। एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, लाइक एज सपोज यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है और दूसरा बी, एक और रिएक्टेंट है जो कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट सपोज उन्होंने फॉर्मेशन किए। एक प्रोडक्ट है लाइक एज सी और दूसरा प्रोडक्ट है लाइक एज डी। सपोज ए इस रिएक्टेंट के कुछ कोएफिशिएंट है स्मॉल ए एंड बी इस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट स्मॉल बी। एज सिमिलर जो प्रोडक्ट है सी एंड डी, उनके भी कुछ कोएफिशिएंट है लाइक एज सी एंड आल्सो डी। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इस केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पीज है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन करके। समेशन ऑफ, समेशन यानी सम करने, उस केमिकल रिएक्शन में जितने सारे प्रोडक्ट रहेंगे उन सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पीज के हमें क्या करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी। लाइक एज यहाँ पे इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में दो प्रोडक्ट है लाइक एज सी एंड डी, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लाइक एज सी प्लस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है डी, इनके कोएफिशिएंट स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट है सी एंड डी, उन दोनों प्रोडक्ट का क्या किया हमने, एंथैल्पीज का समेशन किया है, एंथैल्पी की सम की है। और बाद में क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, एक ए और प्लस और दूसरा रिएक्टेंट है, इसके कारण एंथैल्पी ऑफ, और एक रिएक्टेंट बी, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल ए, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल बी। तो एक्चुअल हमने क्या किया है, जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की एंथैल्पीज की सम कर दिए, और उसमें से जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के एंथैल्पीज की जो सम है वो उसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो जो डिफरेंस हमें मिलता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम बता रहे हैं एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है,
summation of enthalpies of product and summation of enthalpies of reactant. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने सारे प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पीज की सम माइनस किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट वहां पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उन सारे रिएक्टेंट के एंथैल्पी की सम। प्रोडक्ट के सम में से अगर रिएक्टेंट की सम यानी कि एंथैल्पी की सम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके कारण जो डिफरेंस हमें मिलेगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो बाय डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा लिख रहा हूं आपको अच्छे से समझने के लिए, सो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स शॉर्ट फॉर्म में माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ reactant. Okay, so enthalpies of reaction is the difference between the summation of enthalpies of products and summation of enthalpies of reactant of a chemical reaction in which all reactant and product in their definite physical state, solid, liquid, gas जो भी है उसके definite physical state में वो पूरे reactant और product वहां पे present होते हैं। Then that type of difference is called as the enthalpy of chemical reaction. आ रहा है समझ में? The difference between the summation of enthalpies of products and summation of enthalpies of reactants of a chemical reaction is called as the enthalpy of chemical reaction. Yeah, the difference between the summation of enthalpies of product and summation of enthalpies of reactant of chemical reaction in which all reactant and product are involved in their definite physical state called as the enthalpy of chemical reaction denoted by delta H R. उसके लिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया, कंसीडर जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन, देयर एंथैल्पी ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज बिकम्स लाइक एज, ओके, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड डेल्टा H R. अभी उसके बाद और एक दो नंबर की डेफिनेशन हमें देखनी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिमिलर है स्टैंडर्ड से, यहाँ पे हम इसे नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होने चाहिए वो उनके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, अभी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या होती है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर हमें पता है 298 केल्विन, अगर हम डिग्री में लिखते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नियर अबाउट 1 बार एंड 1 एटमॉस्फेयर अप्रोप्रिएटली सेम होता है। सो 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर कोई भी सब्सटेंस उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है तो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलार, बताया हमने सॉल्यूशन टॉपिक में। तो जब केमिकल रिएक्शन में जितने सारे सब्सटेंस रहेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह जो रहेंगे, वो इस कंडीशन पे यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर लाइक एज 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर, इस कंडीशन पे जो भी सब्सटेंस जिस फिजिकल स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट होते हैं उस फिजिकल स्टेट को हम उस एलिमेंट की या उस कंपाउंड की, उस सब्सटेंस की क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। जैसे कि अभी ये तो पता है आपको 298 केल्विन टेम्परेचर यानी अभी का रूम टेम्परेचर, और अभी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जनरली 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो सपोज अगर हम देखेंगे, अभी हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन करेंगे अपने आजू बाजू में, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन किस फिजिकल स्टेट में होगा अभी के कंडीशन में, यानी कि 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, गैसेस स्टेट में। इसके कारण हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट रहेगी वो गैस रहेगी। अगर हम कार्बन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस कंडीशन पे कार्बन वहां पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसके कारण कार्बन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सॉलिड रहेगी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों कंडीशन पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सॉलिड रहेगी। अगर हम नाइट्रोजन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस है,
सो उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन की गैस रहेगी। अगर हम H2O कंसिडर करते हैं, वाटर कंसिडर करते हैं, इन दोनों कंडीशन पे अपने बाजू में जो वाटर है वो एक्चुअल इस लिक्विड फॉर्म में होता है, सो उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। इससे बहुत सारे जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस की, उन कंपाउंड की या एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है एट 298 केल्विन प्रेशर, सॉरी 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस फिजिकल स्टेट को हम कहेंगे उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। ओके, अभी आपको बताना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सिर्फ इतना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 डेल्टा H आर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन डेल्टा H आर से हमने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड वर्ड आया, यानी कि कंडीशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो और एक बार ये भी क्या रहती है, सम रहेगी एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। डेफिनेशन और एक बार सिमिलर है, यहाँ पे भी हम बता सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस होगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, या तो फिर इट इज द difference between summation of enthalpies of products and enthalpies of reactant of a chemical reaction in which all reactants and products are involved in their standard physical state। इस कंडीशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन के लिए हम ये एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट या जितने सारे प्रोडक्ट वहां पे प्रेजेंट होंगे उस सारे के सारे उनके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में अवेलेबल होने चाहिए। ओके, उस प्रकार के डिफरेंस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे डेफिनेट फिजिकल स्टेट और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट मैंने आपको बता दी है कि 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन पे जो सब्सटेंस जिस फिजिकल स्टेट में अवेलेबल होगा उसको हम उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट कहते हैं। आया समझ में? क्या बताएंगे, द डिफरेंस बिटवीन द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in which all reactants and products are involved in their standard physical states are called as the standard enthalpy of reaction denoted by delta H R naught। ओके, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, और उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिखने के जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, वो हमें आगे इस टॉपिक में देखना है। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन, और जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है उसको अगर हमें राइटिंग करना है, लिखना है, तो लिखते समय वो लिखने के लिए, वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या गाइडलाइन हमें यूज करनी पड़ती है, क्या रूल्स वहां पे चाहिए, ये हम वहां पे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला आर्टिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है और थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए और राइटिंग के लिए क्या गाइडलाइन या रूल्स है। तो सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम कंसिडर करेंगे। एक कार्बन जो सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हुआ है, देन टू फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हमने बताया थी उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H है, वो एक्चुअल हमने कंसिडर की थी -395 किलो जूल। और एक एग्जांपल N2 प्लस O2, कल बताया था हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ
H2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके लिए बताया था 250 किलो जूल हीट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एग्जांपल होते हैं। एक केमिकल इक्वेशन, ये दूसरा केमिकल इक्वेशन, बहुत सारे होंगे। हर एक केमिकल इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यानी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन नथिंग बट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एंथैल्पी चेंज, जो सब्सटेंस या कंपाउंड रहेंगे उनकी फिजिकल स्टेट, ओके, उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, जो कोएफिशिएंट रहेंगे, वो वहां पे स्पेसिफाई किए होते हैं। उस प्रकार का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन and in which the enthalpy change, physical state of reactants and products। उसके बाद हम बता सकते हैं यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है, उसके बाद टेम्परेचर है, डेल्टा एच की साइन है, वो आप स्पेसिफाई की रहती है। उस प्रकार की केमिकल इक्वेशन को, उस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे। या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एक केमिकल इक्वेशन है, ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि वहां पे डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब वहां पे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई, हमने बताया था कल, है कि नहीं। और जहां पे डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव है, वहां पे हम बताते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट वहां पे सिस्टम एब्सॉर्ब करती है। तो इसका मतलब इस केमिकल इक्वेशन से हमें समझ में आता है, इससे इन्फॉर्म होता है कि वहां पे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब होती है। तो उसी केमिकल इक्वेशन को भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। सो द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम विच देयर इज डिसाइड heat is evolved or heat is absorbed, then that chemical equation is called as a thermochemical equation। okay, thermochemical equation का मतलब क्या है, the chemical reaction or chemical equation which gives information about heat is evolved or heat is absorbed are called as a thermochemical equation। या तो फिर the balanced chemical equation in which there is the enthalpy change, physical state of chemical reactions, physical state of reactant and product, or number of moles of reactant and product are specified, then that chemical equation is called thermochemical equation। आप बता सकते हो। कुछ एग्जांपल्स है, अभी उस एग्जांपल के बाद कुछ गाइडलाइंस है या कुछ रूल्स है टू राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो वो लिखने के लिए कुछ वहां पे रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन, कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो मस्ट वो बैलेंस होना चाहिए। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें पहला रूल है, पहली गाइडलाइन है कि कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो मस्ट शुड बी बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने अभी यहाँ पे लिखा है कार्बन प्लस, मैंने अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2O2 एंड टू फॉर्म 2CO2, डेल्टा है जो भी है समथिंग, है कि नहीं। तो ये रिएक्शन और ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो 2 कार्बन एटम है और 4 ऑक्सीजन है, और रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन एटम वहां पे ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे 4 है, लेकिन अगर हम कार्बन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कार्बन वहां पे सिर्फ एक ही है। तो दोनों साइड में बैलेंसिंग नहीं, तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमें मेंशन करना है, रिटर्न करना है, तो पहला रूल वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस होना चाहिए। सो पहला रूल, पहली गाइडलाइंस, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड मस्ट बी बैलेंस और शुड बी बैलेंस। सेकेंड नंबर, अभी हमने एक थर्मोकेमिकल 2 एग्जांपल ऑलरेडी आपके सामने लिखे। तो इस
थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो जो डेल्टा एच है उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। जो एंथैल्पी चेंज है उस एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू रहेगी, जो प्रॉपर वैल्यू है, और वो प्रॉपर वैल्यू उसी के साथ उसकी जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम उस केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखते हैं। सो दूसरा जो रूल है, दूसरी जो गाइडलाइन है थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो लिखते समय एंथैल्पी चेंज की वैल्यू और एंथैल्पी चेंज के वैल्यू के साथ साथ उसकी जो एप्रोप्रिएट साइन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो हमें उस केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखनी होती है। सो सेकेंड नंबर का रूल हम बताएंगे कि द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज विथ एप्रोप्रिएट साइन इज रिटन एट द राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये उसके लिए सेकेंड नंबर का रूल होगा। अभी थर्ड नंबर, यहां पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कार्बन, उस सिंबल के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल s रिप्रेजेंट किया है। उसका मतलब आपको पता है कार्बन यहाँ पे सॉलिड इज फिजिकल स्टेट में। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन जो गैस स्टेट में प्रेजेंट है, CO2 प्रोडक्ट साइड में वो भी गैस में, इसके कारण यहाँ पे स्मॉल g लिखा है। कभी कभी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसके लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम L लिखेंगे। अगर कुछ सब्सटेंस उसके एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्वायस सॉल्यूशन कहते हैं, तो एक्वायस में रहेगा तो AQ हम लिखते हैं। तो जो भी फिजिकल स्टेट होती है उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, लाइक एस S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वायस, तो हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सो थर्ड नंबर का रूल मैं बता रहा हूं कि द फिजिकल स्टेट, जो भी फिजिकल स्टेट रहेगी वो द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूला और सिंबल। जो भी कंपाउंड या एलिमेंट है उसकी जो सिंबल होती है वो सिंबल हमें ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। लाइक एज यस सॉलिड रहेगा तो यस लिखना पड़ेगा, लिक्विड रहेगा तो यल लिखना पड़ेगा, गैसेस स्टेट में रहेगा तो जी लिखना पड़ेगा, अगर उसके एक्वायस फॉर्म में होगा तो AQ लिखना पड़ेगा। सो थर्ड नंबर का रूल, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइक S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वायस विच आर रिटन इन द ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूला और सिंबल। उसके बाद अगला जो रूल है, अगली जो गाइडलाइन है, मैंने कल कुछ जो हमने एग्जांपल बताया था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन के रिवर्स जो प्रोसेस होती थी फ्रीजिंग, तो हमने वहां पे जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को सिर्फ रिवर्स किया था। ये सिमिलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का जो एग्जांपल था, वेपोराइजेशन की जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के लिए वेपोराइजेशन का एग्जांपल मैंने रिवर्स फॉर्म में लिखा था, तो वहां पे मैंने साइन वैल्यू उतनी ही लिखी थी, साइन अपोज किया था। तो जो भी केमिकल इक्वेशन होता है वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हम उसको रिवर्स कर दें, जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, उसको अगर हम रिवर्स करेंगे यानी कि CO2 जो रहेगा उस CO2 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस में, तो इसकी जो डेल्टा H रहेगी वो सिर्फ प्लस बन जाएगी 395 किलो जूल। ओके, सो कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो, उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन की जो डेल्टा H रहेगी उस डेल्टा H की साइन रिवर्स होगी। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका जो साइन होता है वो साइन उसके अपोजिट बनेगा। जैसे कि इस फॉरवर्ड रिएक्शन में साइन यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन उसको अगर हम रिवर्स करेंगे यानी कि CO2 डिकम्पोज होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन में, तब वहां पे डेल्टा H 395 किलो जूल है, लेकिन माइनस के अलावा भी प्लस रहेगा। सो फोर्थ नंबर का रूल मैंने आपको बताया, इफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज रिवर्स देन द साइन ऑफ डेल्टा H इज आल्सो रिवर्स, मैग्नीट्यूड इज सेम। नेक्स्ट नंबर का रूल है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर एलोट्रॉपी आती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक ही एलिमेंट एक ही सब्सटेंस अगर
नेचर में दो और उससे ज्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट होते हैं उसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। जैसे कि कार्बन का अगर हम देखेंगे तो कार्बन लाइक एज प्रेजेंट इन डायमंड, कार्बन प्रेजेंट इन ग्राफाइट फॉर्म, फ्लोरीन तीन फॉर्म में रहेगा। फास्फोरस जैसे वो रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ऐसे अलग अलग फॉर्म में रहेगा। सल्फर, सल्फर जैसे कि वहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर, टेट्राहेड्रल सल्फर वगैरह, प्लास्टिक सल्फर, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में रहता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इस प्रकार का एलोट्रोपिक फॉर्म आता है, जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल कार्बन ग्राफाइट है या कार्बन डायमंड फॉर्म में, या तो फिर फास्फोरस रेड फास्फोरस है या तो फिर येलो फास्फोरस है। अगर इस प्रकार का कोई एलोट्रोपिक फॉर्म उस केमिकल, सपोज यहाँ पे अगर कार्बन डायमंड फॉर्म का है तो हम यहाँ पे सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है उसके अलावा उसका हम एलोट्रोपिक फॉर्म लिखेंगे। सो वहां पे हम बता सकते हैं इफ द रिएक्शन आर शो द एलोट्रोपी और इफ इन द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर एग्जिस्ट इन द एलोट्रोपिक फॉर्म देन द प्रॉपर एलोट्रोपिक फॉर्म इज मेंशन इन द ब्रैकेट। ओके, जो फिजिकल स्टेट है उसके अलावा उसका जो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म वहां पे हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अभी उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को जो भी नंबर ऑफ मोल्स यानी उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं 2 मोल्स 1 मोल्स 4 मोल्स जो भी रहेंगे, तो कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के जितने सारे कोएफिशिएंट यानी जितने सारे नंबर ऑफ मोल्स है उन नंबर ऑफ मोल्स को हम किसी भी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे केमिकल इक्वेशन को या डिवाइड कर सकते हैं। वो अभी कैसा होगा वो बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देखेंगे। सो इफ in the chemical reaction the number of coefficient of reactant and product which are multiplied by the any numbers, multiply, divide और subtract by any numbers, तो ये जो algebraic form की जो कुछ कंडीशन है वो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। These are the some rules to writing the thermochemical equation। so अगला जो आर्टिकल हम बता रहे हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है और उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए राइटिंग करने की कुछ गाइडलाइन या कुछ रूल्स है वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। तो और एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या बताया मैंने, थर्मोकेमिकल इक्वेशन यानी ऐसा केमिकल इक्वेशन है, ऐसा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन्फॉर्म करता है या उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि वहां पे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हुई है। सो उस प्रकार के केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो बोल सकते हैं हम द बैलेंस केमिकल और इट इज द केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड विच फ्रॉम विच देयर इज डिसाइड heat is evolved or heat is absorbed, then that chemical equation is called thermochemical equation। या in another word हम ऐसा बोल सकते हैं it is the balanced chemical equation and in which there is a enthalpy change, physical state of reactants and products, number of moles of reactant and product are specified, then that type of chemical equation called as also thermochemical equation। कुछ examples है, एग्जाम्पल के बाद रूल्स या गाइडलाइंस टू राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला रूल हमने बताया जब कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें लिखना होता है तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, वेल बैलेंस फॉर्म में। अगर वो बैलेंस रहेगा तभी वहां पे वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन रहेगा नहीं। यानी कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते समय राइटिंग करते समय हमें याद रखना है कि वो वेल बैलेंस फॉर्म में ही होना चाहिए। सो फर्स्ट रूल, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी वेल बैलेंस। सेकेंड नंबर का पॉइंट हमने बताया, सेकेंड नंबर का रूल्स हमने बताया कि द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच विथ एप्रोप्रिएट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन उसकी रहेगी वो, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज विथ एप्रोप्रिएट साइन which are written at extremely right hand side of that chemical equation। डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू और उसके एप्रोप्रिएट साइन पॉजिटिव नेगेटिव साइन which are written at the extremely right hand side of chemical equation। थर्ड नंबर का रूल मैंने बताया जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लिख रहे उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जितने सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते
उनकी जो फिजिकल स्टेट रहेगी, अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो स्मॉल एस लिखना है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो एल लिखना है, गैसेस स्टेट में रहेगा तो स्मॉल जी लिखना है, एक्वायस स्टेट में रहेगा तो ए क्यू लिखना है. सो द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, ए क्यू फॉर एक्वायस, विच आर रिटन इन ब्रैकेट आफ्टर द सिंबल और फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगला रूल हमने बताया, जब कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स फॉर्म में करते हैं, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब हम रिवर्स करेंगे, उसको अगर अपोजिट साइड से कैरी आउट करते हैं, तो डेल्टा एच की साइन उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन जो साइन रहेगी वो उसके अपोजिट बन जाएगी. अगर वो फॉरवर्ड में नेगेटिव रहेगी तो अपोजिट रिवर्स में वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव बन जाएगी. सो इफ thermochemical equation is reverse, then the value of delta H is same but sign is get opposite. उसके बाद अगला रूल हमने बताया, if in the chemical reaction if any reactant or product are show the allotropy, अगर उस chemical reaction में reactant या product इसमें से कोई भी एक substance allotropy शो करता है, तो देन प्रॉपर एलोट्रोपिक फॉर्म आर रिटन इन द ब्रैकेट. जो भी उसका प्रॉपर एलोट्रोपिक फॉर्म होगा वो प्रॉपर एलोट्रोपिक फॉर्म हमें मेंशन करना पड़ता है. ये आपको याद रखना है, सिर्फ अगर वहां पे एलोट्रोपिक फॉर्म आता है तो ही. एंड लास्ट वन, इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हिच कैन बी मल्टीप्लाइड या डिवाइड बाय एनी गिवन नंबर्स. ओके, दीज आर द सम रूल्स और गाइडलाइंस टू राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. आज के जो लेक्चर्स में हमने जो आर्टिकल्स बताए, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा एच आर यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसी के साथ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताते समय हमने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या होता है वो हमने बता दिया है. स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यानी कोई भी सब्सटेंस जो 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक यानी कि 1 बार प्रेशर, और अगर सॉल्यूशन रहेगा तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो उस कंडीशन को, उस फिजिकल स्टेट को हम उस सब्सटेंस की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट कहेंगे. यहां तक का आर्टिकल अपना कंप्लीट हुआ है. आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.